हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आदित्य कुमार झा और आपके साथ एक बार फिर से कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स क्लासेस है ना के साथ मैं उपस्थित हूं। और आज जो है हम कुछ ऐसे प्रश्नों को आपके बीच लेकर के आए हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, है ना। 2020 का जो +2 लेवल एसएससी एग्जाम हुआ था उसमें एक प्रश्न पूछा गया था, उसी में से कुछ को लेकर के मैं आपके बीच हूँ। तो हम इसको शुरू करें इससे पहले मैं आपको एक रिमाइंड कर देना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें सो दैट कि नोटिफिकेशन आपको मिलता है। ठीक, चलिए तो बिना देर के हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स क्लासेस। और पहला सवाल जो है ये 2020 में जो पूछा गया था वहीं से लिया गया है, उस प्रश्न को हमने है ना कलेक्ट किया है। तो आप देखिए कि इसमें है, हमने बोर्ड पर लिखा है, ठीक है, कि एक व्यक्ति है, एक आदमी है जो कि ए से बी तक 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, बी से सी तक 20 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से चलता है, सी से डी तक 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, और दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, मतलब ये तीनों पार्ट, ये जो डिस्टेंस है ये तीनों इक्वल है। तो आपसे क्वेश्चन किया गया है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड, यानी इस आदमी का है ना एवरेज स्पीड क्या है, औसत चाल क्या है। ठीक है, जब भी हम एवरेज स्पीड का हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता रहना चाहिए कि स्पीड जो होता है डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम को ही हम स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो हमको क्या क्या चाहिए, डिस्टेंस और टाइम। तो डिस्टेंस तो हमको दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि एक पार्ट को x मान लिए तो दूसरा भी x होगा, तीसरा भी x होगा, क्योंकि इसमें ये दिया हुआ कि तीनों पार्ट बराबर है। तो x लिए तो तीनों x हो जाएगा। ठीक है, और हमको निकालना पड़ेगा पहले टाइम। तो a से b तक किस स्पीड से जा रहा है, तो 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। सपोज मान लेते हैं हम t1 इसको डिनोट करें, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, तो t1। ठीक है ना। तो आपको हम अभी तुरंत बोले कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसी तरह से टी को यहाँ करते हैं तो टी इक्वल टू आप लिख सकते हैं डी अपॉन एच, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो आप देखिए इसके बीच का डिस्टेंस है x और स्पीड है 15, तो इतना आवर लगेगा। इसी तरह से t2 यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे, डिस्टेंस तो वही है x और स्पीड है 20, इतना आवर लग गया। फिर t3 मतलब c to d जाने में क्या समय लगेगा, तो डिस्टेंस तो x ही है और स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, तो इतना आवर लगेगा। तो आप हमको क्या चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। तो टोटल टाइम यदि हम t से डिनोट करें, ये हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3। तो तीनों को आप प्लस कर दीजिए, x/15 प्लस x/20 और प्लस x/30। ठीक है, तो आप इसको निकाल दीजिए, एलसीएम कीजिएगा 15, 20 और 30 का, इट विल बिकम 60। ठीक है, तो अब देखिए 15 को 4 बार पढ़िएगा तो 60 आएगा, ये 4x हो जाएगा। 20 से कीजिएगा 3 बार में आएगा, ये 3x हो जाएगा। 30 से कीजिएगा 2 बार में आएगा तो 2x होगा। जोड़ दीजिए कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 4 3 7 और 2 9x हो गया, 9x/60। ये क्या हो जाएगा, इतना आवर हो गया। ठीक है, इतना, यानी टोटल टाइम हमारा ए से डी तक जाने में क्या लगा, 9x/60 आवर लग गया। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, हमारा क्वेश्चन था एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड हम आपको अभी तुरंत बताए हैं कि डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है, x प्लस x मतलब हो गया 3x, और टोटल टाइम अभी हम तुरंत कैलकुलेट किए हैं कितना है, 9x/60। ये वाला 60 ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3x इंटू 60 और y हो जाएगा 9x, ये x कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 और 30 को कटाइएगा, ये हो जाएगा 20, यानी कि आपका जो स्पीड हो जाएगा वो 20 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। इस तरह से कोई प्रश्न आए तो आप जो है सो टोटल टाइम निकाल लीजिएगा, टोटल डिस्टेंस निकाल करके, और डिस्टेंस अपॉन टाइम कीजिएगा तो आपको एवरेज स्पीड या औसत चाल आपका निकल जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिखा है उसको हम लिखते हैं आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए, है ना। और यदि कंसेप्ट सही रहेगा
तो आई थिंक कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। एक और प्रश्न जो है हमने लिखा है उसी में से, ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। -15 + 90 और डिवाइडेड ब्रैकेट है 89 और माइनस कर्ली ब्रैकेट है 9 × 8 प्लस फिर छोटी ब्रैकेट है 33 और -3 × 7 ब्रैकेट क्लोज्ड। ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल इजी है, आपको पता है, लेकिन ये देने का एक अर्थ है। आखिर ये क्यों इस तरह का प्रश्न जो कि क्या कहते हैं 7-8 क्लासेस का है, तो इसको कंपटीशन में देने का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि कुछ ये जब हम इस प्रॉब्लम को बनाते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करता है और वह रूल कहलाता है BODMAS। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा 7-8 में ये है, ठीक है, BODMAS। आपको पता है B मीन्स ब्रैकेट, O मीन्स ऑफ, D मीन्स डिवाइड, M मीन्स मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्सट्रैक्शन। तो इस रूल को हम फॉलो करते हैं तो ये गलत नहीं होता है। कभी कभी कुछ लोग हड़बड़ी में गलती कर बैठते हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर डिवाइड का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, तो देखेंगे इधर तो छोड़ो ब्रैकेट में, जल्दी से इस दोनों को कहीं जोड़ डालना है ना। इसको पहले कर देंगे, प्लस माइनस ये लास्ट में होना चाहिए, एडिशन सब्सट्रैक्शन लास्ट में होता है, कहीं पहले ही कर दिए तो हो सकता है उसका रिजल्ट गलत हो जाए। इसलिए इस पर्टिकुलर रूल को लेकर के चलना है, ठीक है। तो पहले हम इसको नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम ऐसे ही, है ना, उतारते जाएंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले हम चलेंगे छोटी ब्रैकेट पर, यहाँ पर आएंगे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको कहीं हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। कर दे, अब कीजिए, इसका काम पहले कीजिए। तो इसमें क्या है, माइनस मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई का काम कीजिए, 3 × 7 = 21, अब 33 में 21 को आप घटा दीजिएगा तो आपका जो रेशो कितना हो जाएगा 12। 33 में से 21 को घटाइएगा तो 12। अब इसको बंद कीजिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि -15 90 ये हो गया डिवाइड, बड़ी ब्रैकेट है 89। अब इस ब्रैकेट का काम करना है, इसमें क्या है मल्टीप्लाई है और प्लस, तो पहले मल्टीप्लाई का काम, तो 9 × 72, इसमें 12 को जोड़ दीजिए, यानी कि 84 हो गया। अब इसको क्लोज कीजिए, ये हो गया -15 + 90। अब जो है डिवाइड है, ब्रैकेट का काम इसको खत्म कर दिया, 89 में 84 माइनस कीजिएगा हो जाएगा 5। अब कौन कौन साइन है, एक डिवाइड है, दूसरा प्लस है। पहले डिवाइड का आप सीधे भी डिवाइड आपके दिया आते कर दिए, 18 × 5 = 90 होता है, तो -15 और इसको डिवाइड कीजिएगा 18 आएगा। देखिए 18 + 15 माइनस, तो 18 में से 15 को माइनस कर दीजिए, आंसर होगा आपका 3। और यदि आप इसको पहले जोड़ दिए रहते तो रिजल्ट आपका कुछ और हो जाता, ठीक है। इस दोनों को यदि हम पहले यहाँ पर कर दिए रहते, ये 75 हो जाता, 75 में 5 से भाग देते तो रिजल्ट 15 हो जाता, तो आपका सवाल गलत हो जाता है, इसलिए ऐसा हमको नहीं करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, हम इसको पढ़ देते हैं कि राम सोल्ड ए बाइक फॉर ₹70,000, कि राम ने एक बाइक 70,000 में बेची। तो से बेची मतलब सेलिंग प्राइस, या आप जिसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, कितने में बेचा गया, तो 70,000 में एक बाइक को बेच दिया। तो क्या कहता है, एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, यानी इसको बेचने से इसको प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, तो 25% इसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इसके आगे कह रहा है फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल, है ना, बाइक टू गेन 30% प्रॉफिट, कि कितने में बेचे उसको 30% लाभ, यानी कि सेलिंग प्राइस कहता है कि आप फाइंड आउट कीजिए किसके लिए, कि इसको प्रॉफिट कितना होना चाहिए। इसको यदि 30% प्रॉफिट चाहिए तो गाड़ी को कितने में बेचेगा, यही प्रश्न है। 70,000 में बेच दिया, तो 70,000 में बेचा तो प्रॉफिट कितना हुआ, 25% हुआ। कहता है कितना में वो सेल करे कि उसको प्रॉफिट हो 30%, ठीक है। तो सबसे पहले जब जो बेचा है, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप कॉस्ट प्राइस निकालिए, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना,
मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस जो है वो एक्स रुपीज हम सपोज कर लेते हैं। आपको पता है कि जो सेलिंग प्राइस होता है तो कॉस्ट प्राइस और प्लस प्रॉफिट। तो अब देखिए यदि हम सेलिंग प्राइस करें, सेलिंग प्राइस कितना है 70,000, तो कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस में से प्रॉफिट जोड़ते हैं। प्रॉफिट कितना है 25%। देखिए प्रॉफिट या लॉस जब भी होता है तो वो कॉस्ट प्राइस का होता है, ठीक है ना। प्रॉफिट या लॉस यदि जब तक क्वेश्चन में लिखा नहीं है तब तक हम समझेंगे कि प्रॉफिट हो अथवा लॉस हो वो किसका होगा, वो कॉस्ट प्राइस का होगा। कॉस्ट प्राइस एक्स है, इसका 25%, 25% मतलब चौथाई, तो एक्स का चौथाई, तो जोड़ दिए इतना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, ये हो गया सीपी प्लस प्रॉफिट, इसी को बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस या इसको हम विक्रय मूल्य भी बोलते हैं हिंदी में। इसको आप जोड़िएगा, ये आ जाएगा 5x/4, ठीक है, ये इक्वल टू हो गया 70,000। तो x का मान आप कैलकुलेट कीजिएगा, ये हो जाएगा 70,000। अब बाई हो गया, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, नीचे हो जाएगा 5, कटा दीजिए 14 पंचे 70, 14 हो गया, 3 into 0 डाल दीजिए, तो 14 को 4 से गुना कीजिएगा तो 56 और 3 यानी 56,000 हो गया। यानी कि क्या निकला x निकाला हमारा सीपी, यानी कि हमको ये पता चल गया कि बाइक को खरीदा गया था कितने में खरीदा गया था 56,000 में। अब कहता है कि हमको चाहिए 30% प्रॉफिट, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस पता हो गया, इसका 30% निकाल करके जोड़ दीजिए, ठीक है। तो अब जो है अब जो हमको प्रॉफिट निकालना है तो इसका निकालना है, यानी कि 56,000 ये हुआ, इसका 30% कैलकुलेट कीजिए फटाफट, इसको कैंसिल कीजिए 2 जीरो को, ठीक है। तो ये 1 0 1 2 0 यहाँ पे हो गया, ठीक है, नहीं अच्छा हाँ ठीक है, 1 0 1 0 2 0 हो गया, इसको गुना कर दीजिए, ठीक है ना। चौथिया 18 हो गया, चौथिया 1 हो गया, 5 या 15 16,800 रुपया इसको प्रॉफिट चाहिए। और प्राइस कितना है ना, कॉस्ट प्राइस कितना है 56,000, प्लस कर दीजिए कितना 16,800, ये प्रॉफिट है, कितने में बेचना पड़ेगा 0 0 1 6 6 12 के दो हाथों में अच्छा 1 5 6 7 यानी 72,800 रुपया बेचेगा, तो इसको जो है 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको लगता है कि प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। तो 4 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जस्ट चलिए तो देखते हैं, दो प्रश्न हमने और लिखा है। पहला ये देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। एक सर्कल दिया हुआ है और दो कॉर्ड पी क्यू और आर एस, दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। पी क्यू और आर एस इस सर्कल का दो कॉर्ड है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। इसमें दिया हुआ है जिस पॉइंट पर कट रहा है, दिस इज पॉइंट एल, ये दिया हुआ है दिस इज 9 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, और पूछता है कि आर एल कितना होगा, इसका वैल्यू पता करना है। तो आपको एक प्रॉपर्टी इसका पता होगा, है ना, कि जब दो कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करता है तो इस तरह से एक प्रॉपर्टी होता है कि पी एल इंटू एल क्यू, ठीक है ना, पी एल इंटू एल क्यू इक्वल टू होता है आर एल दिस इंटू दिस, आर एल इंटू एल एस। तो आप देखिए पी एल हमको दिया हुआ है 9, एल क्यू दिया हुआ है 4, आर एल दिया हुआ है, आर एल निकालना है, आर एल हमको पता करना है, और ये वाला एल एस जो है वो है 6। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आर एल इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 4 बाई 6, कटा दीजिए 3 दूनी 6 इसलिए 9 2 दूनी 4, यानी कि ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये जो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये चीज आपके दिमाग में रखना पड़ेगा कि किसी भी सर्किल में ये दो कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करता है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो दिस पार्ट इनटू दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट इनटू दिस पार्ट, ये कीजिएगा तो किसी का भी वैल्यू आपको निकल जाएगा। तो ये चीज आपको दिमाग में बचा के रखना पड़ेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट, इसी तरह का प्रश्न है, सर्कल से रिलेटेड है। एक सर्कल दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए कि ये रेडियस है, ठीक है ना, ये एक कॉर्ड है, ये मिल करके, है ना, दोनों रेडियस, ये सेंटर पर एंगल बना रहा है 118 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल, ठीक है। ये टेंजेंट है, यह जो है डीसी जो आप देख रहे हैं
यह क्या है, टेंजेंट है सर्किल पर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस एंगल का वैल्यू कितना है, ये जो है सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो बता दिया। तो आपको यदि प्रॉपर्टी याद हो, ठीक है, सर्किल का यदि प्रॉपर्टी याद है, हम आपको बता देते हैं कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये होता है। यदि आपको याद है तो ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए कि एसी, ये जो एसी आर्क है इसी के द्वारा सेंटर पर ये एंगल बन रहा है और इसी आर्क से ये सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट पर एंगल बन रहा है। और सर्किल का प्रॉपर्टी है कि है ना, सेम आर्क द्वारा जितना एंगल सेंटर पर बनाया जाता है उसका आधा यहाँ बनता है। यानी यदि 180 ये है तो ये हो जाएगा 59 डिग्री, और यदि ये 59 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा, 59 डिग्री। सीधे आप देख करके उत्तर बता सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आर्क वही है, इससे सेंटर पर एंगल बन रहा है 118 और इसी आर्क से सेंटर पर सर्कमफेरेंस पर एंगल बन रहा है, तो इसका हाफ होता है। या यदि ये दिया हुआ रहेगा तो इसको डबल कर देंगे, ठीक है, एक ही बात होगी। ये दिया हुआ है तो इसका आधा कीजिए, और यदि सर्कमफेरेंस का एंगल दिया हुआ है, सेंटर का पूछ रहा है तो इसको डबल कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप पता कर लीजिएगा। और ये सर्कमफेरेंस का जो एंगल होता है, ये टेंजेंट के साथ जो आउटर जो एंगल बन रहा है, ये और ये दोनों आपस में इक्वल होता है। एक तरीका तो ये हो गया, खुदा न खास्ते हम भूल गए थ्योरम को, दिमाग से उतर गया, तो दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब हम आपको दूसरा तरीका, मान लीजिए कि हम कुछ देर के लिए भूल गए कि ऐसा होता है, ये हमारे दिमाग से स्मरण से निकल गया, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको बता रहे हैं दूसरा। ये देखिए, ये जो ओसी है ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, ठीक है। यह डीसी जो है यह टेंजेंट है, ओसी रेडियस है। आपने पढ़ा होगा कि जो रेडियस होता है वो हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब लंब होता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो एक चीज तो पता हो गया कि ये पूरा 90। अब ध्यान दीजिए कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये दोनों आपस में बराबर होगा। यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें दो साइड इसका बराबर है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो दो भुजा यदि बराबर होगा तो इसका बेस एंगल भी दोनों का बराबर हो जाएगा, समझे। ये किसी भी ट्रायंगल में यदि दो साइड बराबर है उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो वैसी स्थिति में उसका दोनों का बेस एंगल बराबर हो जाता है। तो 118 तो ये है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में 118 तो यही हो गया, तो बचा कितना, 62 डिग्री बचा। 62 डिग्री बचा, इसमें इस दोनों में बराबर बराबर बांटना है, मतलब ये 31 होगा और ये भी 31 डिग्री होगा, ये तो हम पता लगा सकते हैं। और ये रेडियस इस टेंजेंट, ये टेंजेंट है, इसके साथ 90 का एंगल बना रहा है, तो ये वाला 31 हो गया, तो ये वाला कितना बचा, 90 में से 31 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, 59 डिग्री। तो हम इस तरह से भी इसको है ना निकाल सकते हैं कि ये 59 डिग्री होगा। एक वो पहले वाला तरीका बताए थे और एक दूसरा, यदि वो भूल गए तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ प्रश्नों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, और हमारा वीडियो देखते रहिए। यदि वीडियो पसंद आए आप लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।